हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इरफान सर 79 यूट्यूब चैनल के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम यहाँ पर 10th क्लास के साइंस मैथ का सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं और साथ ही साथ हम यहाँ पर गाइडेंस वीडियो भी लेकर के आए हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर जो बच्चा अभी भी तैयारी करना स्टार्ट नहीं किया है वो तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास में समय बहुत ही कम बचा हुआ है। तो इसी एक ही शायरी के साथ में हम यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। भटक कर के ही सही रास्तों पर, भटक कर के सही मंजिल जरूर मिलेगी। ये जो अकड़ कर के बैठी है किस्मत, इसको हम जरूर हराएंगे। तो यहाँ पर अपने आप को इस आपकी जो मंजिल है उसको आपको पहुँचना ही है। कैसे करके आपकी मंजिल अभी क्या है? अभी आपकी मंजिल जो है वो 10th क्लास को अच्छे परसेंटेज से पास करना। परसेंटेज हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। परसेंटेज यहाँ पर वैसे तो कहा जाता है कि परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं होती है, बच्चे में स्किल वगैरह होनी चाहिए, लेकिन परसेंटेज के द्वारा हम ये समझा जा सकता है कि बच्चे ने अपने जो स्किल लेवल पर किस प्रकार से मेहनत की है, उसके जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर कमांड कितनी है उस बच्चे की, ये उससे उसका पता चलता है। तो देखो बच्चों, आज हम सिलेबस के साथ साथ में आपको गाइडेंस भी साथ में मैं देता रहूँगा। तो आप मेरे साथ वीडियो देखते रहिए, मैं आपको साथ साथ क्या करूँगा, यहाँ पर गाइडेंस भी देता रहूँगा। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जगे हैं वो जग जाइए और अपने आप को पढ़ाई के अंदर लगा दीजिए। समय बहुत कम है, ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि अगर हम गणित की बात करें, ठीक है, गणित के अंदर हमारे पास में, ठीक है, यहाँ पर टोटल अगर सब्जेक्ट की बात करें हम, ठीक है, मतलब जो चैप्टर है हमारे पास में टोटल चैप्टर 14 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि टोटल चैप्टर 14 है। लगभग से बच्चों को पता लग चुका होगा। जिन बच्चों को नहीं पता लगा है वो बच्चे भी यहाँ पर वीडियो को देखें, ताकि आपको मोटिवेशन मिले, एक आपको हिम्मत मिले सवालों को करने की, समझने की। एक सिलेबस का माइंड में दिमाग के अंदर तैयार रहना चाहिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो 10th का सिलेबस टोटल 14 चैप्टर है। अब चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास में यहाँ पर जो है वो है संख्याएं, ठीक है। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याओं के बारे में हम यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो समझाता है, जिसके अंदर हम HCF एलसीएम निकालते हैं। बहुत से बच्चों को ये चीज़ भी नहीं आ रही है, तो अपने आप को यहीं पर मजबूत करो। आपकी जितनी भी कमियां थी 6, 7, 8 के अंदर, वो सभी कमियों को अभी दूर कर लो। थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करो और ये जो कमियां हैं उनको दूर कर लो, क्योंकि फिर बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि बोर्ड क्लास के अंदर अपनी जितनी भी कमियां थी, आपने 6 क्लास 7 क्लास में जो कमियां रह गई आपकी, जैसे कि आपको भाग देना नहीं आ रहा, गुणा करना नहीं आ रहा, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करके सुधार कर लो। अब आराम से ये चैप्टर जो है वो इसको क्लियर कर पाओगे, क्योंकि इसमें गुणा भाग ही है। और ये ध्यान रखना है, जो चैप्टर नंबर 2 है उसका नाम है बेटा हमारे पास में यहाँ पर बहुपद। बहुपद, इस बहुपद के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर हमें ये 9th क्लास के अंदर भी मिलता है, आपको 8th क्लास के अंदर भी चैप्टर देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी बच्चे इसके अंदर कंफ्यूजन में रहते हैं। तो ज़्यादा कोई लेंथी नहीं, आप अगर ध्यान से अपने टीचर से इस बारे में डिस्कशन करोगे, उसको बताओगे मेरी ये समस्या आ रही है, तो आराम से इस बहुपद वाला चैप्टर को डिस्कशन क्लियर कर सकते हो। ज़्यादातर इसमें यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट x स्क्वायर, जैसे मान लो 7x + 10, तो इन सवालों को सोल्व करना होता है, उनकी जाँच करनी होती है। ये बच्चा अगर कर पाता है तो उसके नंबर अच्छे से इसके अंदर बन सकते हैं इस चैप्टर के अंदर। अगला जो चैप्टर बेटा चैप्टर नंबर 3 है, यहाँ पर 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है। इसके अंदर हमारे पास में यहाँ पर हमें समीकरण देखने को मिलते हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंदर। जैसे मान लो कि 2x + 3y + 10 = 0। तो इसके अंदर 2 चर दिख रहे हैं, x और y, 2 चर है इसके अंदर। तो इन 2 चरों को हमें क्या करना होता है, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 समीकरण दिए होते हैं, उन समीकरणों को हमें अलग अलग विधियों से हल करना होता है। ये भी हमारी यहाँ पर जो अगर मैथमेटिकल प्रॉब्लम सोल्व करना हमें अच्छे से आता है तो हम इनको यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत से और बच्चे जो है प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि के अंदर कंफ्यूजन में रहते हैं, किस प्रकार से होगा। ये सब प्रैक्टिस है, अगर कहीं कमी है तो टीचर से डिस्कशन करो, हो जाएगा क्लियर। फिर देखो बेटा यहाँ पर जो प्रश्नावली नंबर 4 है, प्रश्नावली जो 4 है वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ये जो चैप्टर है वो यहाँ पर हमारे पास में किस प्रकार से है, ये जो चैप्टर नंबर 2 जो हमने पढ़ा बहुपद वाला, उसके जैसे ही है, उसके अंदर द्विघात बहुपद है। तो लगभग यहाँ पर एक तो बहुपद का यहाँ पर शून्यंक निकालना
और यहाँ पर द्विघात समीकरण में क्या होता है, इसमें भी हम यहाँ पर शून्य की जगह मूल का यूज करते हैं और मूल के बाद में हम यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ कथन को हम यहाँ पर समीकरण बदलने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा इसके अंदर एक्स्ट्रा वर्ड जो जुड़ जाता है और सवालों को हम यहाँ पर जो श्रीधर आचार्य सूत्र है उससे हम हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लास्ट तक बने रहे बच्चों, क्योंकि आपको ये सब चीज़ें जब दिमाग में फिट होती है तो आपको याद भी बना हुआ रहता है। देखो बच्चों, अगला है चैप्टर नंबर 5। ठीक है, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, ये जो प्रश्नावली है इसके अंदर यहाँ पर क्या किया जाता है, इसमें यहाँ पर एक नंबर सीरीज चलती है, 2, 4, 8, 10 ऐसे करते हुए क्या होते हैं, नंबर सीरीज चलती है, जिसके हमें क्या करना होता है, अगले वाले पद निकालने होते हैं। ठीक है, इसके प्रथम पद सेकंड पद हमें बताने होते हैं। ये सबने देखा होगा कि हाँ सर ये चीज़ें तो हमने देखी है कि यहाँ पर प्रथम पद सेकंड पद बताना होता है। तो इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, अच्छी प्रश्नावली है, आराम से क्लियर हो जाती है, कोई इसमें डिफिकल्ट वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, टोटल कैलकुलेशन बेस है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन करनी है, फॉर्मूले दिए हुए हैं और आपको यहाँ पर आंसर निकालना होता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर आती है हमारे पास में यहाँ पर ज्यामिति से रिलेटेड त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज जो प्रश्नावली है ये हमारे पास में प्रमेय वगैरह से रिलेटेड है। इसमें कुछ कंसेप्ट यहाँ पर ध्यान रखने होते हैं। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ इसका जो पार्ट है वो हमें यहाँ पर थोड़ा बहुत समझ करके याद करना होता है। ठीक है, कुछ प्रमेय वगैरह इसके अंदर आती है, कैलकुलेशन तो इसके अंदर नाम मात्र होते हैं, लेकिन बच्चों को इसमें यहाँ पर सवालों को प्रूफ करना होता है। तो इन चीज़ों को हमें यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, सिद्ध करना है, 9th क्लास के अंदर पढ़ा था ना, उसी टाइप से ये चीज़ें होती हैं। तो एफर्ट इसमें भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्ड करो। जिस बच्चे ने बिल्कुल नहीं किया है वो ऐसे सवालों को कर सकता है। तो यहाँ पर अगर आप अच्छे से कर पाते हो तो आप मान के चलो कि यहाँ पर आने वाले जो क्लासेज हैं 11th 12th में, अगर मान लो आप कंपटीशन की तैयारी करते हो तो वहाँ पर भी ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो अभी इन चीज़ों को आप कवर कर लो ताकि जब आप अगली क्लास से लो तो आपको कोई लोड उसमें झेलना ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना। अगला यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 वो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ये जो प्रश्नावली है वो ग्राफ से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो ग्राफ वगैरह है उसको हम यहाँ पर काम में तो नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास में उससे रिलेटेड ये चीज़ें चलती है। जैसे मान लो कि x, y हो गया, ठीक है, 2, 3 हो गया। तो ये सब चीज़ें हमारे पास इसके अंदर चलती रहती हैं और उनके बीच की दूरी निकालनी होती है। फिर यहाँ पर विभाजन सूत्र इसके अंदर रखना होता है। तो ये सब चीज़ें इसके अंदर है। तो यहाँ पर इसके अंदर भी कुछ में फॉर्मूले देखने को मिलते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये प्रश्नावली सॉल्व होती है। बस कुछ कंसेप्ट हैं जो बच्चों को क्लियर करने चाहिए, है ना। बहुत ही ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत करोगे तो आप इन सब प्रश्नावली को आसानी से कवर कर पाओगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अगला हमारे पास जो प्रश्नावली वो है यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात ये जो है वो अब यहाँ पर बच्चों के लिए ये प्रश्न नहीं होने वाले, क्योंकि 9th क्लास के अंदर इस प्रश्नावली के बारे में किसी बच्चे को पढ़ाई नहीं गया है। अब त्रिकोणमिति अनुपात के अंदर यहाँ पर क्या होता है कि हमें यहाँ पर साइन थीटा, कोस थीटा वगैरह इन सब के बारे में क्या करना होता है, हमें यहाँ पर जानकारी लेनी होती है, इन प्रमेयों को सिद्ध करना होता है। यहाँ पर कुछ प्रीवियस फॉर्मूले, जैसे मान लो कि हमारे पास में पाइथागोरस प्रमेय हुआ बेटा, वो भी याद करना होता है। तो उस प्रमेय के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन सवालों को हम सोल्व करते हैं। ज़्यादातर आपके यहाँ पर 8.1, 8.2, ठीक है, और 8.4, अब 8.3 आपकी हट गई। तो इसके अकॉर्डिंग आपके प्रश्नावली चलती रहती है और इसमें हमें यहाँ पर इनको सोल्व करना होता है। कुछ 10 एक क्वेश्चन होते हैं जो आपको 4 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखने पड़ते हैं और संशय को उनको सोल्व करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में 8 प्रश्नावली तो ये हो गई। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर 9वीं प्रश्नावली की, ठीक है, तो 9वीं प्रश्नावली बेटा क्या होती है, आप मेरे से आगे बोल सकते हो बैठे बैठे। अगर वीडियो देख रहे हो तो मेरे से पहले भी आप बोल सकते हो कि आपको कितना याद है, सही है कि गलत है। इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हो वर्ड्स को। अब देखो यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात प्रश्न होने के बाद में इसी का ही त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग आता है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग मतलब इसमें अब ये समझाया जाता है कि यहाँ पर जो साइन थीटा है, कोस थीटा है, कहाँ पर काम आता है। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो यहाँ पर कैलकुलेशन जो करते हैं वो यहाँ पर किस प्रकार से करते हैं वो यहाँ पर इसके अंदर समझाया जाता है। वो त्रिकोणमिति अनुपात के अंदर में आपका समझना होता है कि कैसे हम साइन कोस का जो है वो अपने डेली लाइफ के अंदर यूज़ में ले सकते हैं। वो चीज़ें इसके अंदर यहाँ पर समझाई जाती है। तो ये हमारे पास इसके अंदर चैप्टर है
ज़्यादातर इसके अंदर यहाँ पर ध्यान रखना, एक तो पाइथागोरस प्रमेय है वो काम करती है, ये पाइथागोरस जो प्रमेय है वो इसके अंदर बहुत काम में आती है, और कुछ फॉर्मूले इसके अंदर वो यहाँ पर जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर देखने को मिले थे ना, वो इस 9th के अंदर काम में लेने पड़ते हैं। फिर 10 जो चैप्टर है वो भी यहाँ पर व्रत वाला है, इसके अंदर भी यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर व्रत और स्पर्श रेखाओं से संबंधित है, ये भी हमारे पास प्रमेय से रिलेटेड है, और सवालों को हमें क्या करना होता है, सिद्ध करना होता है। ठीक है, यहाँ पर भी 10.1 और 10.2 देखने को मिलती है। 10.1 तो सिंपल सीख है, लेकिन 10.2 जो है उसके अंदर आपको यहाँ पर कुछ प्रमेय वगैरह देखने को पड़ सकती है, कुछ यहाँ पर कोण निकालने पड़ सकते हैं, ये व्रत और स्पर्श रेखा से संबंधित प्रश्नावली है। तो आप जरूर इस चीज़ को देखो, समझो, यहाँ पर आपको यहाँ पर समझ में आएगा। अगला देखो, यहाँ पर हमारे पास में 11 प्रश्नावली है, व्रत से संबंधित क्षेत्रफल। व्रत से संबंधित क्षेत्रफल। अब व्रत से संबंधित क्षेत्रफल क्या होते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पर आपने व्रत का क्षेत्रफल तो पढ़ लिया, लेकिन इसके अंदर उससे थोड़ा लेवल बढ़ करके आता है। मतलब व्रत का क्षेत्रफल तो हमारे पास में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें पाई आर स्क्वायर के साथ साथ अगर इस व्रत को हम इस प्रकार से काट दें तो ये मेरे पास कुछ हिस्सा आ गया, तो इस हिस्से का मुझे यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360, इस हिस्से को निकालने के लिए याद करना पड़ेगा। कभी इसको इस जीवा से काट दिया जाएगा तो इसका क्षेत्रफल निकालने से मुझे याद करना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन बेस है, सवाल आपको यहाँ पर सीधा देखने को मिलेगा, और आपको फॉर्मूला याद करके एग्जाम में जाना है। इसके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, बड़े लेवल का थोड़ा इसमें क्वेश्चन नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको सवाल को समझ करके उसके अंदर थीटा का मान, आर का मान, पाई का मान रख करके सोल्व करना होता है। सिंपल सी प्रश्नावली है, कैलकुलेशन बेस्ड है। क्वेश्चन प्रश्नावली 12वीं, ठीक है, वो है आयतन से रिलेटेड, आयतन तथा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल व आयतन, क्षेत्रफल और आयतन, ये जो प्रश्नावली आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ी है। 9th क्लास के अंदर जितने भी यहाँ पर जिसके से फॉर्मूले थे वो सारे इसके अंदर काम आने वाले हैं। बस यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक जो आकृति है उनको जोड़ करके यहाँ पर हमें फॉर्मूला निकालना होता है। जैसे कि मान लो मेरे पास में कैप्सूल है, ठीक है, ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल है, तो इस कैप्सूल के इस जगह पे यहाँ पर 2 वर्त रखे हुए हैं और ये प्रकार की बेलन की आकृति बनी हुई है, तो हमें बेलन का निकालना पड़ेगा, दोनों अर्धवर्तों का निकालना पड़ेगा, ये इसके अंदर काम करता है। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ें हमारे पास क्षेत्रफल और आयतन बच्चों आपको यहाँ पर आने वाली बड़ी क्लासों के अंदर भी बहुत फायदा पहुँचाते हैं। अगर आपको अभी पढ़ा हुआ रहता है तो फिर आप कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम वगैरह तैयारी करते हो तो वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आजकल जो समय है इंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं बड़े बड़े लेवल के, है ना, उसके अंदर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ छोटा छोटा कॉम्पिटिशन एग्जाम करवाया जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान रखो कि अगर आप यहाँ पर इसके अंदर ये सब चीज़ें समझते हो तो वो जो कंपटीशन एग्जाम के अंदर इंट्रेंस एग्जाम को फाइट आउट करते हो तो वहाँ पर रीजनिंग, कुछ इंग्लिश वगैरह ये सब वहाँ पर पूछ जाते हैं। तो आपका अगर एकेडमिक जो सिलेबस है, मतलब आप अपने लेवल की जो चीज़ें हैं अगर उनको अच्छे से कवर कर लेते हो तो आपका जितना भी, अगर हम कहते हैं कि अगर मान लो आप अपने पाप धुल जाते हैं, कि कैसे कि आप अगर अपने सभी जो गलतियाँ की पिछले टाइम पे 6, 7, 8, 9 में कुछ आपने पढ़ के नहीं की, कुछ करके नहीं की, तो अभी आपके पास समय है, आपको कोई कहेगा भी नहीं, आप पढ़ के बैठोगे तो आपको कोई रोकेगा भी नहीं, क्योंकि आप 10th क्लास के अंदर हो। तो 10th क्लास बोर्ड के अंदर बहुत से और पेरेंट्स भी समझते हैं हाँ बोर्ड क्लास, इसको डिस्टर्ब मत करो। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप इस चीज़ का फ़ायदा उठा करके अपने आप को यहाँ पर उस चीज़ के लिए बेसिक चीज़ें हमारे पास इसको जो कमज़ोर उसको दूर करो, ताकि आप अन्य क्लासेस जब लो तो आपको कोई लोड ना झेलना पड़े। ऐसा ना हो किसी बच्चे को इंग्लिश ही पढ़नी नहीं आ रही तो वो अगला कहाँ से सिखाएगा। ठीक है, आपको गुणा भाग करना नहीं आ रहा तो फिर वो आपको रीजनिंग कहाँ से सिखाएगा। ये चीज़ें नहीं हो पाएगी बेटा आगे जा करके। तो ये अपने स्कूल एकेडमिक लेवल पर अगर आप इस चीज़ को कर पा रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट, बहुत ही फायदेमंद चीज़ें, और अभी जाग जाओगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखो। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के बाद में बेटा हमारे पास में यहाँ पर अगला है, वो यहाँ पर है सांख्यिकी। सांख्यिकी, अब इस सांख्यिकी के अंदर यहाँ पर आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करते हैं। माध्य, माध्यक और बहुलक, इस प्रश्नावली के अंदर आपकी यहाँ पर कैलकुलेशन एक्टिविटी को पूरी तरीके से चेक किया जाता है।
इस बात का ध्यान रखना कि यहाँ पर बच्चा कितना कैलकुलेशन कर पा रहा है। हाँ, ये तो बोर्ड एग्जाम के लिए ठीक है कि यहाँ पर माध्य बहुलक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, बच्चे फॉर्मूले याद करके टेबल वगैरह बनाते हैं, लेकिन वो कैलकुलेशन जो है उससे बच्चों की मेंटलिटी स्ट्रॉन्ग का पता लगता है कि बच्चा कर पा रहा नहीं कर पा रहा, किस लेवल का है। तो ये अगर कर पा रहा है तो बच्चा अपने आने वाली कक्षाओं के अंदर भी बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता है, और वो करता भी डेफिनेटली। इस बात का ध्यान रखना बेटा आपको। तो ये हमारे पास में माध्यक बहुलक होता है। फिर अगर 14 नंबर चैप्टर की हम बात करें, ठीक है, वो है हमारे पास प्रायिकता। प्रायिकता प्रश्नावली इस प्रकार की प्रश्नावली है जो यहाँ पर बहुत ही सरल और आसान समझी जाती है। इसके अंदर यहाँ पर किसी भी बात की हम संभावना व्यक्त करते हैं कि इस घटना के होने की जो संभावना है वो कितने % है, कि यहाँ पर ये जो घटना होने वाली है, ठीक है, तो सारी घटनाओं मुकाबले इस एक घटना के होने के चांस कितने। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला है और यहाँ पर सिंपल से क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। बस कमी है तो फिर वो आपके जागने की है, आपके प्रैक्टिस करने की है, आपके अभ्यास करने की है। स्कूल वाले आपको बहुत सी चीज़ें सिखाएंगे, समझाएंगे, बस आप ही अगर अच्छे से आपने ध्यान दे दिया तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से कर पाओगे और आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर हमारे पास में ये कब प्रश्नावली क्लियर हो गई। तो बिना अपना टाइम जो वेस्ट किए, अपना टाइम को ख़राब किए, पढ़ाई के अंदर लगना है। तो अब हम यहाँ पर जो साइंस का सिलेबस है उसके बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये चीज़ अगर आपने नहीं लिखी हो तो इनको लिख लो, वीडियो को पीछे करके आपको वीडियो को लिख लेना है। ठीक है बच्चों।